फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं रहेगा कि भाई पार्टिकुलर गैस ही एडजॉर्ब करेगी। कोई भी गैस किसी भी एडजॉर्बेट के साथ एडजॉर्ब हो सकती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब यही है, नाइट्रोजन भी करेगी, ऑक्सीजन भी करेगी, हाइड्रोजन भी करेगी। किसमें? फिजिकल एडजॉर्प्शन में। लेकिन जब केमिकल बॉन्ड बनता है, आपको पता है केमिकल बॉन्ड में वैलेंसी के बेसिस के ऊपर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अगर वैलेंसी मैच करती है ना, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस हैं तभी वहां पे बॉन्ड बनता है। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिंपली क्या, कोई भी गैस किसी भी सॉलिड के साथ क्या हो सकती है, एडजॉर्ब हो सकती है। इसीलिए इसको क्या बोल दिया, नॉन स्पेसिफिक बोल दिया। थर्ड वन, that is nature of adsorbate. Nature of adsorbate। तो इसके लिए मैंने पहले से ही आपको बता रखा है, कल डिस्कशन हो रखा है इसका। जो इजीली लिक्विफेबल, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस जो हैं वो ज्यादा एडजॉर्ब होंगी, विल एडजॉर्ब मोर इन कंपैरिजन टू अदर गैसेस। जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, जिनका लिक्विफेक्शन इजीली हो जाता है, वो क्या करेंगी, ज्यादा एडजॉर्ब करेंगी इन कंपैरिजन टू दूसरी गैसेस के। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें फोर्थ की, दैट इज रिवर्सिबल नेचर ऑफ दिस। तो दिस एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया, हीटिंग करोगे तो वही सॉलिड या वही गैस जो कि एडजॉर्ब हो रखी होगी वो दोबारा से क्या करेगी, रिमूव हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम इस तरीके से मैं इसका ड्रॉ कर देता हूँ, गैस प्लस सॉलिड, गैस इज एडजॉर्बेट एंड सॉलिड इज एडजॉर्बेंट। दे गिव एडजॉर्प्शन, गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, बिकॉज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, सो इट कैन बी रिवर्स्ड बाय हीटिंग, कैन बी रिवर्स्ड बाय हीटिंग। हीट करो और प्रोसेस को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा दो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ना। कौन सा प्रिंसिपल बताता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। फर्दर अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। याद होगा आपको, हीट कितनी निकल रही है उसी को बोल देंगे इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन कितना हीट इवॉल्व हुई। सो बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर not very strong, so the value of this heat enthalpy will be low। adsorption enthalpy की वैल्यू क्या आएगी, लो। क्लियर हो गया। जितनी ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस होंगी उतना ही ज्यादा इंथाल्पी चेंज। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या है, फिजिकल फोर्स है, वेंट्रोवाल फोर्स है, तो इसीलिए इंथाल्पी चेंज भी कम होएगा। नेक्स्ट सिक्स, एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि ये जो प्रोसेस है फिजिकल चेंज है, तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी का रोल बहुत कम है, या एक्टिवेशन एनर्जी या तो होगी ही नहीं, या तो लो होएगी, या तो नहीं होएगी। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो बिल्कुल लो एक्टिवेशन एनर्जी, या तो बिल्कुल ही एक्टिवेशन एनर्जी होगी ही नहीं। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आपको पता, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स जिनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, वो कुछ एनर्जी अब्जॉर्व करके फिर थ्रेशोल्ड तक पहुंचते हैं ना। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन है ही नहीं, तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात क्यों करेंगे। ओके, फर्दर अगर हम बात करें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन।
मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन। इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, क्या मतलब है इसका। क्योंकि ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है। फिजिकल एडजॉर्प्शन मतलब क्या, सिंपली वैन डेर वाल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल, लेट अस कंसीडर दिस इज अ सॉलिड। ये मेरे पास कोई सॉलिड है जिसके ऊपर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, चिपक रहा है। तो ये इस लेयर के ऊपर मान लो कोई पार्टिकल चिपक गए, एब्जॉर्ब हो गए। अब क्या है, बिकॉज वी नो वैन डेर वाल फोर्सेज आर यूनिवर्सल फोर्सेज, तो ऐसे ही दूसरे पार्टिकल के साथ भी इन पार्टिकल की क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन होगी इस तरीके से, अगले पार्टिकल्स के साथ भी होगी। तो इस तरीके से फिजिकल एडजॉर्प्शन की वजह से क्या होगी, नंबर ऑफ लेयर बनेगी, 4 5 6 लेयर बन जाएंगी किसकी, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है। लेकिन अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, वहाँ सिंगल लेयर बनेगी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड जिसके साथ बनेगा वही लेयर बनेगी, अदरवाइज लेयर नहीं बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन है। रीजन बीइंग क्या बताया मैंने, बिकॉज यूनिवर्सल काइंड ऑफ फोर्सेज दैट इज वैन डेर वाल फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल। क्लियर हो गया यहाँ तक, यस और नो। यस सर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें कवर करें, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्बेंट। तो वो आपको पता ही है, सरफेस एरिया का क्या रोल होता है, मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्बेंट, मोर इज एडजॉर्प्शन। जितना ज्यादा क्या आएगा, सरफेस एरिया होएगा अब्जॉर्बेंट का, उतना ज्यादा ही एडजॉर्प्शन होएगा, क्योंकि सरफेस का पूरा रोल होता है कि इसमें वैन डेर वाल फोर्सेस के अंदर। ओके। तो एक बार सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स को एक बार दोबारा मैं क्या कर देता हूँ, रिकैपिटुलेट कर देता हूँ। फर्स्ट मैंने बोला फिजिकल चेंज, सेकंड बोला नॉन स्पेसिफिक, किसी भी गैस को अब्जॉर्ब कर लेगा, किसी भी लिक्विड को, किसी भी सॉलिड को। नेचर ऑफ अब्जॉर्बेट, अब्जॉर्बेट की नेचर डिसाइड करेगी, अगर वो गैस ऐसी है जो कि इजीली लिक्विफाई हो जाती है तो वो जल्दी अब्जॉर्ब होएगी, ज्यादा अब्जॉर्ब होएगी। रिवर्सिबल नेचर, जैसे कि मैंने बोला, लीचेडल प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर आप हीट करते हैं उसको तो वो क्या कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। नेक्स्ट इंथाल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, इंथाल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इस केस में क्या है, लो है। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, या तो होगी ही नहीं या बहुत लो होगी। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन, जैसा कि बोला कि वैन डेर वाल फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल विच आर यूनिवर्सल इन नेचर, किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में वैन डेर वाल फोर्सेज होती हैं, तो इसीलिए क्या नंबर ऑफ लेयर्स बनना चालू हो जाएंगी किसमें, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में। एंड सरफेस एरिया जितना ज्यादा होएगा एडजॉर्बेंट का, उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। यस, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट मैं मूव करने जा रहा हूँ सेकेंड टाइप के ऊपर, केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के ऊपर। केमियोजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। व्हाट इज केमिकल एडजॉर्प्शन, इसके बारे में समझते हैं। सो व्हेन ए गैस इज, केमिकल बॉन्ड बनेगा, सिंपल सी बात है ना, केमिजॉर्प्शन का मतलब ये है, व्हेन ए गैस इज हेल्ड ऑन surface of a solid, when a gas is held on surface of a solid by forces similar to those of chemical bond। अब ये केमिकल एडजॉर्प्शन है, इसका मतलब सिंपल है क्या, यहाँ पे जो आपका अडजॉर्बेंट रहेगा और अडजॉर्बेट रहेगा, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड।
अगर केमिकल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है फिर एडजॉर्प्शन नहीं होगा। समझ आ गया क्या बोला मैंने? जब केमिकल बॉन्ड से दो चीजें आपस में बाउंड होंगी, एडजॉर्प्शन उसकी वजह से जो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम सिंगल सिंगल पॉइंट के ऊपर बात करें, फर्स्ट इज अबाउट केमिकल चेंज। फर्स्ट इज अबाउट केमिकल चेंज। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ chemical bond between adsorbate and adsorbent. Next, second, that is highly specific in nature. Highly specific in नेचर। ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने पहले ही आपको बात कर दी कि बॉन्ड फॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट की दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं होती है, किसी भी सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। जब इस तरीके से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन स्पेसिफिक है तो इसीलिए केमिकल एडजॉर्प्शन भी क्या होएगा? स्पेसिफिक होएगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। तो नेचर में क्या आना चाहिए? सिंपली वो बॉन्ड फॉर्मेशन के कैपेबल होए बस। एडजॉर्बेट मस्ट बी एबल टू फॉर्म बॉन्ड विद एडजॉर्बेंट, इतनी सी बात है। और कोई कंडीशन नहीं है लिक्विफिकेशन की या दूसरी कोई कंडीशन नहीं है। फर्दर वहां पे आता था रिवर्सिबल नेचर। इस केस में क्या आएगा? इरिवर्सिबल नेचर, क्योंकि बॉन्ड जब बन गया तो हीटिंग करके उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है ना, कुछ हद तक। बाद में अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे फिर तो बॉन्ड भी ब्रेक कर जाता है, लेकिन अदरवाइज हीटिंग से बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हीटिंग करोगे और वो कैमिज ऑप्शन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो बिकॉज इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, therefore the effort to free the adsorbed gas will release the compound instead of free gas। तो जब भी आप लोग सोच रहे होंगे सर कि हीटिंग करके हो तो जाता है, तो सिंपली जो कंपाउंड बन गया होगा सरफेस के ऊपर वो निकल के आ जाएगा, ना कि वो जो गैस आप सोच रहे हो या वो जो कंपोनेंट है वो निकल के आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिफ्थ वन, दैट इज हाई एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या आएगी? ज्यादा होगी। अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी हाई। नेक्स्ट, सिक्स वन, हाई हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। हीट ऑफ एडसॉर्प्शन ये आपको पता चल चुका है, बट इज हीट ऑफ एडसॉर्प्शन द enthalpy change which occur during adsorption, that is known as what? Heat of adsorption। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? हाई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं तो इसीलिए इंथाल्पी चेंज और हीट ऑफ एडसॉर्प्शन विल बी वेरी हाई। अगर इसका मैं अमाउंट बता दूं यहाँ पे, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 200 टू 400 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर यही चीज मैं फिजिकल एडॉप्शन के केस में बात करूँ तो 20 to 40 होता है, इसका 10th पार्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेवंथ, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन। सिंगल एक लेयर बनेगी।
सिंगल एक लेयर बनेगी। रीजन बिंग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो ये स्पेसिफिक नेचर का है। ऐसा नहीं है कि एक गैस का मॉलिक्यूल चिपक गया उसी के साथ दूसरे गैस का मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। वहां पे तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ही होती हैं। तो वो जो फोर्स अगर मान लो बन भी जाती हैं दो या तीन लेयर्स, वो किसकी वजह से हो रखी होंगी? फिजिकल एड्जॉर्प्शन की वजह से। समझ आ गया कि नहीं? अगर नहीं समझ आया इसको क्लियर कर लो। ये मेरे पास कोई एक सॉलिड था जिसके ऊपर क्या हो गया, कोई गैस एड्जॉर्ब कर गई। कैसे? केमिकल एड्जॉर्प्शन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन से। अब जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी वैलेंसी को यूज कर लिया है किसके साथ, इस सॉलिड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अब जो पॉसिबिलिटी है कि ये अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस रखें, वो कौन सी होएगी? वैन डर वाल फोर्सेस। मतलब ये कौन सा होएगा? फिजिकल, है ना? तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होएगी? सिंगल एक लेयर बनेगी ये वाली, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर हो गया? Chemical bond can formed with only with the layer of molecule coming in direct contact। ठीक है, तो इसीलिए सिंगल एक लेयर बनेगी, यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन विल बी देयर। फर्दर मूव करें। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है, सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी सरफेस एरिया अगर ज्यादा होएगा तो केमिकल एब्जॉर्प्शन ज्यादा होएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या लिखेंगे? मोर द सरफेस एरिया, मोर इज एब्जॉर्प्शन। मोर इज केमिकल एब्जॉर्प्शन। मेरे ख्याल में क्लियर हो गए होंगे दोनों पॉइंट, है ना? फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में नॉर्मली एनर्जी वाइज या कोई भी पॉइंट उठा के उसके बारे में पूछ लिया जाता है ना? कोई एक स्टेटमेंट वाइज यहाँ से आपको क्वेश्चन रह सकता है। आगे बात करें। सो यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है जो मेन टॉपिक है, फ्रीन्डलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। द टॉपिक इज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। और यहाँ पे अगर मैं पूरा टर्म यूज करूँ, फ्रीन्डलिच साइंटिस्ट का नाम है, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म नाम से पता चल रहा होगा। आइसो स्टैंड्स फॉर व्हाट? सेम। एंड थर्म स्टैंड फॉर व्हाट? टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आप क्या करेंगे? एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। द सब्सटेंस अब्सॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अब्सॉर्ब्ड डिवाइड बाय सॉरी इन कंपैरिजन टू व्हाट? प्रेशर। तो उसको क्या बोल देंगे? एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड टू, एक सेकेंड, अमाउंट ऑफ एडसॉर्ब्ड गैस पर ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट, है ना? क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट में आपने एडसॉर्बेंट ले रखा है फिर तो वो कितना भी हो सकता है, तो इसीलिए हम पर ग्राम ले लेंगे। इसको डिनोट कर देते हैं हम एक्स बाई एम से। एक्स स्टैंड्स फॉर अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड, एम स्टैंड्स फॉर मास ऑफ
अडजॉर्बेंट, है ना, पर ग्राम अडजॉर्बेंट के ऊपर कितना मास, किसका, अडजॉर्बेट का, अडजॉर्ब हो रहा है, दैट इज एक्स बाई एम। एंड प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर इसको बोल दूंगा मैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ adsorbate at constant temperature। ठीक है, किससे बीच में ग्राफ होएगा, दो चीजों के बीच में ग्राफ होएगा, एक्स बाई एम, दैट इज अमाउंट ऑफ गैस adsorbed पर ग्राम ऑफ adsorbent, एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज वी आर यूजिंग द टर्म आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब ही क्या, सेम टेम्परेचर। तो ये देख लो, एक्स वाई एम विल डिपेंड ऑन वट, प्रेशर, वी नो, जितना ज्यादा प्रेशर वैसे ही वेरी करेगा कौन, एक्स वाई एम, अमाउंट ऑफ adsorbate adsorbed on the 1 ग्राम ऑफ adsorbent। सो इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, सो ग्राफ इस तरीके से आता है, इसमें इक्वेशन निकालने की बात है यहाँ पे, मेन जो पॉइंट है दैट इज टू फाइंड द इक्वेशन। तो ग्राफ इस तरीके का होता है, जो हमारे पास है ग्राफ है, यहाँ ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट तक के ग्राफ की बात कर रहा हूँ। फर्दर अगर इसी ग्राफ को हम क्या करना चाहें, एक्स्ट्रापोलेट करें, दो डायरेक्शन में इसको एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है। एक डायरेक्शन तो ओरिजिन की तरफ को, ये, और एक इससे आगे एक्स्ट्रापोलेट किया क्योंकि पता चल गया कि कर्व अब क्या हो रही है, कांस्टेंट की साइड को जा रही है, तो इस तरीके से ये कर्व आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से अब रिलेशन निकालने के लिए क्या रिलेशन होएगा, जो कि ग्राफ से हमें समझ आ रहा है। सो एक चीज तो क्लियर है, दैट दिस एक्स वाई एम इज proportional टू प्रेशर, एक्स वाई एम is proportional to pressure at low pressure, at low value of pressure। देख रहे होंगे आप, ये जो स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रखी है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है एक्स वाई एम इज प्रपोर्शनल टू वट, पी, तभी जाके स्ट्रेट लाइन आती है। ये क्लियर है, एक्स वाई एम इज प्रपोर्शनल टू पी, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, Yes, एक्स वाई एम इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये ना, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, प्रेशर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो ना। यहाँ पे अगर प्रेशर की पावर मैं आपसे पूछूं कितनी होगी, 1। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हाई प्रेशर के yes, ऊपर, sir. इस वाले पॉइंट के ऊपर आ जाओ, दिस इज एट हाई प्रेशर। यहाँ पे मेंशन करना है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं लो प्रेशर। यहाँ पे क्या, प्रेशर की वैल्यू क्या है, हाई। तो अगर प्रेशर की वैल्यू हाई है तो वहां पे आप अगर निकालना चाहें रिलेशन किसके बीच में, एक्स वाई एम और पी के बीच में, क्या रिलेशन होएगा, एक्स वाई एम इज प्रोपोर्शनल टू पी पावर कितना, सिंपल सी बात है, आप देख देख रहे होंगे द एक्सिस इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, यस और नो। ये जो अभी हमारे पास लाइन आ रही है, डॉटर लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखी है रेड कलर से, ये क्या आ रही है, इट इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। और अगर ये पैरेलल है प्रेशर एक्सिस के मतलब इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन प्रेशर, तो पी पावर कितना आएगा, 0। समझ आ गया, यस और नो। Yes, sir. हाँ, इफ इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन प्रेशर, मतलब क्या,
इसको लिख सकते हैं एक्स वाई एम इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू प्रेशर पावर 0। सो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। बस अगर ये दो इक्वेशन आपको समझ आ गई फिर मैं आगे बात करूंगा। मेरे को बताओ पहले, ये क्लियर है? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्लियर है? यस सर। अगर ये क्लियर है, अब बात करते हैं किसकी, इस लाइन की। अगर इसके लिए मैंने रिलेशन लिखना हो तो क्या लिखूंगा, एक्स वाई एम मीडियोकर जो प्रेशर है इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पावर कितना, 1/n। समझ पा रहे हो 1/n क्यों लिखा? क्योंकि जब लो प्रेशर था तो पावर कितनी आ रही थी, 1। जब हाई प्रेशर है तो पावर कितनी आ रही है, 0। तो जो मीडियोकर प्रेशर है उसके ऊपर क्या पावर आएगी, सिंपल सी बात है, 0 और 1 के बीच में। यस और नो? तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू क्या होती1/n। है ना? 1/n मतलब क्या, 0 पॉइंट समथिंग होएगा ये, वन यस बाई टू सर। 0.5 1/3 ऐसे करके ना। सॉरी। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, एक्स वाई एम इज प्रोपोर्शनल टू पी पावर 1/n, और एक्स वाई एम इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू पी पावर 1/n। ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई। दिस इज एट लो प्रेशर, दिस इज एट हाई प्रेशर, एंड दिस इज फ्रॉम ए टू बी, दैट इज मीडियोकर प्रेशर, है ना, इंटरमीडिएट प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी चीज को हमने यूज कर लेना है। क्या आएगा, कांस्टेंट की जगह अगर मैं लिख दूं क्या, एक्स वाई एम